चैप्टर तो वही है, यूनिट नया है। यूनिट नंबर 4, चैप्टर 9, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट। तो ये इसके बारे में क्लास 12th में ज़्यादातर पढ़ के आ चुके हो। थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है बस वही यहाँ पर फोकस करने वाली बात है, अदरवाइज ये बहुत आसान यूनिट है। करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन क्या बताता है इसका? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे एक्सचेंज रेट क्या कहलाता है। तो एक कंट्री की करेंसी लेने के लिए अपने देश की करेंसी देनी पड़ती है, तो दूसरे देश की करेंसी लेने के लिए अपना जितना करेंसी देना है यही एक्सचेंज रेट कहलाता है। लिखें ए फॉरेन करेंसी transaction that is denominated in or requires settlement in foreign exchange। A foreign currency transaction that is denominated in or requires settlement in foreign exchange। फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो करेंसी का ट्रांजैक्शन चलता है, फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी के लिए अपनी करेंसी का जो ट्रांजैक्शन चल रहा है, इसी को हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। अगली बात लिखेंगे एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री is exchanged for the currency of another country। Exchange rate is the rate at which currency of one country is exchanged for the currency of another country। है ना, यही 12th में भी सीखा और ये यहाँ पर भी है। एक्सचेंज रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पर किसी करेंसी को, जो कि एक कंट्री की करेंसी है ना, इज एक्सचेंज्ड, बदले में उसके दिया जाता है करेंसी ऑफ अनदर कंट्री। इसको एग्जांपल के लिए समझें, अगर एग्जांपल से इसको अगर समझा जाए तो एग्जांपल में क्या देखने को मिलता है। जैसे अगर हम अपनी ही बात करें कि $1 अगर हमें चाहिए, $1 के लिए कितना रुपए देना पड़ेगा, जो भी है। जैसे आज के डेट मान लो एवरेज बेस पे देखेंगे अगर, तो 80 रुपये मान लेते हैं। वैसे 80 से ज़्यादा ही है, लगभग 80 to 83 है एवरेज, बट 80 मान के राउंड फिगर चलेगा। $1 इक्वल्स टू 80 रुपये। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर मैं भारत का हूँ, हैं, इंडिया में हूँ मैं, और मुझे $1 लेना है दूसरी कंट्री का, तो मुझे उस कंट्री को देने होंगे बदले में 80 रुपये, है ना।
इसको ऐसे यूनिट के अकॉर्डिंग, गिनती के अनुसार समझें। अगर मैं सामने वाले देश का 1 रोटी ले रहा हूं है, तो मुझे अपने देश की 80 रोटियां उसे देनी पड़ रही हैं, तब 1 रोटी ले रहा हूं। मतलब ये सीधा सा इसका मतलब निकलता है कि उसका 1 हमारे 80 के बराबर है। डन। ऐसे अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये है कि इसी को $1 बराबर 80 रुपये है ना, इसको ऐसे लिखा है ना। इसको लिखने के अपने कुछ डिफरेंट तरीके हैं, और उन्हीं तरीकों के बेसिस पर कुछ कोटेशंस आती हैं। लिखें, ए डायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट है ना, इसे हम कहते हैं यूरोपियन करेंसी कोटेशन। ठीक है, डायरेक्ट कोट कहते हैं, यूरोपियन करेंसी कोटेशन है ये। इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी exchangeable for 1 unit of foreign currency। चलो साथ में एक और लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं। एन इनडायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोटेशन इसमें लिखेंगे अमेरिकन करेंसी कोटेशन is the number of units of foreign currency exchangeable for 1 unit of लोकल करेंसी। ये कुछ नहीं, केवल लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल से लिखवा देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, डायरेक्ट कोट को एक एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल, $1 बराबर 80 रुपये। ठीक है, ये डायरेक्ट कोट का तरीका है लिखने का। अगर इस तरीके से लिखते हैं $1 इक्वल टू 80 रुपये, तो वो बन गया डायरेक्ट कोट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 80 रुपये में मुझे $1 मिलेगा, 80 रुपये पर डॉलर। अब वही इनडायरेक्ट अगर इसी को दूसरे तरीके से लिखा जाता है, दूसरा तरीका क्या है कि अगर 80 रुपये का $1 है, तो $1 का कितना डॉलर होगा, कैलकुलेट करो। हाँ, 0.0125। इतने इतना डॉलर है, इतना डॉलर मुझे कितने रुपए में मिल जाएगा, $1 में।
इतना डॉलर, हाँ, पर रुपए, पर रुपए। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? देखो यहाँ, ये है हमारा डायरेक्ट कोटेशन और ये है इनडायरेक्ट कोटेशन। अब $0.0125 पर रुपए का मतलब ये हुआ कि मैं ₹1 अगर खर्च करता हूँ तो मुझे $0.0125 प्राप्त होगा। ये इनडायरेक्ट तरीका है। तो दोनों तरीके हैं लिखने के, क्लियर? तो डायरेक्ट कोटिंग क्या है, इसे हम यूरोपियन करेंसी कोटेशन कहते हैं, यानी यूरोप में इस तरीके से चलता है। और इनडायरेक्ट कोट यानी अमेरिकन करेंसी कोटेशन, अमेरिका में करेंसी इस तरह से चलता है। तो यहाँ से तुम्हें एमसीक्यू जो समझना है वो ये है कि डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एक यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए नंबर ऑफ यूनिट ऑफ लोकल करेंसी का एक्सचेंज, ये डायरेक्ट कोटेशन है। और इनडायरेक्ट कोट क्या है, इज इनडायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी, है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल फॉर 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी, 1 यूनिट ऑफ लोकल करेंसी। ठीक है, ये था। ये क्लियर पॉइंट, कोटेशन का सिलसिला बात समझ में आ गया सब? चलो तो 12th में केवल ये डायरेक्ट कोटेशन पढ़ा, अब यहाँ पर तुम इनडायरेक्ट कोटेशन पढ़ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। वो तो इंट्रोडक्शन हो गया। अगला टॉपिक है एक्सचेंज रेट रिजीम्स। एक्सचेंज रेट रिजीम्स यानी एक्सचेंज रेट अगर डिसाइड हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है एक्सचेंज रेट का डिसीजन। किसी भी करेंसी का, किसी भी देश की अपनी जो करेंसी होती है उसका अपना जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होता है। कैसे डिसाइड होता है, उसके 3 तरीके हैं। ये भी 12th में पढ़ चुके हो। 12th में वैसे 2 तरीके पढ़े थे एक्सचेंज रेट के, 2 तरीके, फिक्स और फ्लोटिंग, है ना। यहाँ पर 3 है, वैसे तीसरा भी पढ़ा था, हाँ, मैनेज फ्लोटिंग पढ़ा था ना। तो 3 रिजिम्स, पहला है फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये तो बहुत आसान है, हैं? लिखे, फ्री फ्लोटिंग में क्या होता है, रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, मार्केट फोर्सेस ऑफ व्हाट, डिमांड एंड सप्लाई। इसे तो मैंने मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी अच्छे से पढ़ा दिया था, वहीं बताया था कि फॉरेन एक्सचेंज भी इसी तरीके से डिसाइड होता है। डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्स के बेसिस पर करेंसी का प्राइस डिसाइड होता है। अगली बात, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सीधी अच्छी बात है, सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप है ही नहीं, नहीं है ना, क्योंकि मार्केट ही प्राइस डिसाइड कर रहा है।
तो गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, सेल्फ रेगुलेटिंग, मार्केट अपने हिसाब से प्राइस को रेगुलेट करता है। तो अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंसी है मार्केट की। अगली बात, नो नीड टू मेंटेन फॉरेन करेंसी रिजर्व, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। इस मेथड में फॉरेन की करेंसी का रिजर्व रखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें मिल रही है। चलो अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। लेस स्टेबिलिटी, अब ये अच्छी बात है, स्टेबल नहीं है ये, है ना, दिन पर दिन बदल जाता है, कभी कभी तो घंटों घंटों में बदल जाता है ये, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। तो यानी कि हम इसमें जो है कुछ अच्छी बातें भी देख रहे हैं और कुछ मतलब पॉजिटिव बातें भी देख रहे हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी देख रहे हैं। तो हम इसको यहीं से ही पॉजिटिव नेगेटिव बना के चलें अगर, तो कितना अच्छा रहेगा। रेट डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। चलो इसमें तो कोई अच्छी बात बुरी बात नहीं है। अगला, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो ये तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है ये। सेल्फ रेगुलेटिंग, ये भी अच्छी बात है। नो नीड टू मेंटेन फॉरेन करेंसी, ये भी अच्छी बात है। लेस स्टेबिलिटी, ये थोड़ी नेगेटिव बात आ गई। अगली बात देखें, स्पेकुलेशंस कैन बी देयर, या स्पेकुलेशंस हो सकते हैं। स्पेकुलेशन मतलब, हाँ, सट्टेबाजी का मतलब है कि उतार चढ़ाव, कभी बहुत फायदा भी हो सकता है और कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो जब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं है तो वो तो हम नेगेटिव में ही लेके चलेंगे ना। अगली बात, इंटरनेशनल ट्रेड्स आर आर रिस्कियर, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो ये भी क्या है, नेगेटिव पॉइंट ही है। अब रिस्की कैसे है, रिस्की कैसे है? नहीं, वो तो बात है, वो तो करेंसी का तो बात अलग है। सपोज करें कि अब मान लो कि एक कंट्री है ना, उस कंट्री से दूसरी कंट्री ने गुड्स खरीदा है कुछ, है ना, ये सपोज यूएसए है और ये है इंडिया। तो दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स खरीदे, कितने का खरीदा? तो लेट सपोज ये है $100, $100 का खरीदा, और फ्यूचर पे डिसाइड करके कि पेमेंट कब करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। अब फ्यूचर में मतलब जिस वक्त ये खरीदा है उस वक्त जो प्राइस है वो प्राइस चल रहा है $1 का, मान लो 80 रुपये। अब फ्यूचर में जब पेमेंट करने गए उस वक्त हो सकता है यही $1, ठीक है, 60 रुपये का भी हो सकता है, और वही $1 120 रुपये का भी हो सकता है। 120 का हो गया तो अपने तो बहुत रिस्की है ये, बहुत नुकसान हो जाएगा ना, यही, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड हम यहाँ पर रिस्की बोल के चल रहे हैं। पहला तरीका हो गया, आगे बढ़ जाएं। अगला आ जाता है टॉपिक नंबर 2, मैनेज्ड फ्लोटिंग।
मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग क्या रहा, इसमें गवर्नमेंट आ जाती है। कई बार कंडीशंस को मैनेज करके चलना पड़ता है ना, तो जहां मैनेज करना रहा वहां गवर्नमेंट आ जाएगी। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स ऑफन सीक टू इंक्रीज और decrease their exchange rates by buying or selling their own currencies। बहुत सिंपल सा मीनिंग निकल के आया है यहाँ से। गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक्स ऑफन सीक टू इंक्रीज और डिक्रीज देयर एक्सचेंज रेट, यानी कि सरकार या जो केंद्रीय बैंक है वही ज़्यादातर क्या करते हैं एक्सचेंज रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। किस तरीके से? बाय बाइंग एंड सेलिंग देयर ओन करेंसीज। जैसे मान लो भारत की बात करते हैं, तो भारत अपनी खुद की यानी कि रुपया भारत सरकार या भारत का आरबीआई अपना खुद का रुपया दूसरी कंट्रीज में बेचकर या वही खरीद कर फ्लोट एक्सचेंज रेट को मैनेज करते हैं, बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं। Such intervention is likely to have only a small impact। ये जो इंटरवेंशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, बहुत थोड़ा सा ही असर डालता है। बस इसमें इतना ही था। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो इसमें क्या था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या था? जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक एक्सचेंज रेट चेंज होगा ही नहीं। यानी यहाँ से ये जो है पूरी तरह से सेट बाय गवर्नमेंट था। अब क्योंकि हटा दिया गया है तो इसे मैं बार बार था ही बोल रहा हूँ। और इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा थी कि कम थी? स्टेबिलिटी इसमें अच्छी खासी थी, है ना, तो ये प्लस पॉइंट है। अगली बात, इसमें लेस स्पेकुलेशंस थे, तो ये भी अच्छी बात। फिर अवॉइड्स करेंसी फ्लक्चुएशंस। करेंसी का अपना जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो जाता था, बढ़ जाता था, घट जाता था, राइट। तो इसको क्या कर दिया, मतलब इसको अवॉइड कर देते, ये फ्लक्चुएशन को अवॉइड करता है, तो ये भी अच्छी बात है इसकी। तो प्लस पॉइंट एक और आ गया। देन
MENT. Government has to keep huge foreign currency reserve. फ्लक्चुएटिंग में हमने देखा, यानी कि फ्लोटिंग में देखा हमने कि वहाँ रिजर्व रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर दूसरे देश की करेंसियों का रिजर्व रखना सरकार के लिए क्या है, एकदम ज़रूरी है। तो रिजर्व मेंटेन करना भी तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता था फिर, इसलिए ये नेगेटिव पॉइंट आ गया। अगली बात, इट enhances international trade and इन्वेस्टमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम है तो इंटरनेशनल ट्रेड और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होता था, तो ये भी अच्छी बात थी। अब जब इतने सारे प्लस पॉइंट होने के बावजूद इसे हटा दिया गया, है ना, क्योंकि बहुत जो सीधी बात थी वो ये फिक्स रह जाता था, जिस वजह से सरकार को बहुत ज़्यादा इसी पे ध्यान देना पड़ता था। अब क्योंकि फ्लक्चुएटिंग आ गया है तो सरकार का यहाँ से काम हट गया, अब सरकार बाकी कामों पे ध्यान दे अपना, है ना, इलेक्शन करे करवाए, फिर इलेक्शन करे करवाए, 6 महीने बाद फिर से इलेक्शन करे और करवाए, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहे, है ना, ये सारे भी तो काम जरूरी हैं, हिंदू मुस्लिम करके दंगे करवाते रहे, तो सरकार उन वो सारे काम कर नहीं पा रही थी अगर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था तो। इसलिए सरकार ने कहा कि इसे फ्लक्चुएटिंग कर दो ताकि हमारे पास अच्छे से टाइम मिल जाए, देश हित के लिए सोचना है। तो ये हो गया ना। तो यहाँ पर एक नोट डाल लेंगे, बेसिकली फ्री फ्लोटिंग exchange rate system is efficient and transparent. It allows central bank to pursue its own independent monetary policy. इतना सब हमने फ्री फ्लोटिंग और फिक्स एक्सचेंज रेट के बारे में देखा। तो मेन बात क्या निकली कि बेसिकली जो फ्री फ्लोटिंग है, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, वो एफिशिएंट है और वो ट्रांसपेरेंट भी है। एफिशिएंट मतलब अच्छा है और ट्रांसपेरेंट भी है, वहाँ पर घपलेबाजी की चांस नहीं है। जैसे कीमत बढ़ी है तो क्यों बढ़ा है, तो उसका रीजन पता है, डिमांड बढ़ गई। इट अलाउज सेंट्रल बैंक टू परस्यू इट्स ओन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रेट है, फ्लोटिंग रेट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक जो कि ये एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हैं, वो अपना आज़ादी कर से ये यहाँ पर फोकस ना करके बाकी कामों पे फोकस कर देंगे, है ना, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसीज पे ध्यान रखेंगे। पानी देना। जरा
आगे बढ़ जाए, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट्स। नॉमिनल एंड रियल एक्सचेंज रेट, ये नहीं पढ़ा था ना 12th में, ये यहाँ पर आ गया। देखिए, नॉमिनल एक्सचेंज रेट is expressed in units of one currency per unit of other currency. A real exchange rate adjusts this for changes in price levels. अगली बात भी लिख लो, A real exchange rate is the rate at which a person can trade the goods or services a real exchange rate is the rate at which a person can trade the goods or services of one country for the goods or services of another. ठीक है, मीनिंग देखते हैं अब इसका। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वन करेंसी पर यूनिट ऑफ units of one currency per unit of other currency. एक करेंसी के एक यूनिट के लिए दूसरे करेंसी की कितनी यूनिट्स आ रही हैं, है ना। नॉर्मली जैसे हम देख रहे हैं, $1 का मतलब 80 रुपये, तो $1 यानी एक यूनिट, 80 रुपये यानी कि 80 यूनिट, $1 के लिए 80 यूनिट आ रही है। तो अ रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट दिस फॉर चेंजेस इन प्राइस लेवल। तो रियल एक्सचेंज रेट जब है आगे अगला वाला, वो इसे एडजस्ट करता है प्राइस लेवल के हिसाब से। नॉमिनल क्या है, नॉर्मली जो हम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे $1 का 80 रुपये, $1 का 80 रुपये। और रियल क्या हो जाता है, अ रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड द गुड्स ऑफ और सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अनदर, है ना भाई। रियल एक्सचेंज रेट क्या है कि हम अपने पास जो $1 मतलब कोई डॉलर है या कुछ भी है, उससे हम अपने देश में कितने यूनिट खरीद पा रहे हैं और दूसरे देश में जाके कितना खरीद पा रहे हैं। ठीक, अ रियल एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच अ पर्सन कैन ट्रेड गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन कंट्री फॉर द गुड्स और सर्विसेज ऑफ अनदर कंट्री। भारत में कोई बैठा हुआ है, वो
गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करना चाह रहा है। गुड्स और सर्विसेज का ट्रेड करना चाह रहा है, तो वो दूसरे देश में चला जाए अगर, तो वहां जाके कितने का ट्रेड करेगा। इसे हम कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से देखा जाए, देखो एक कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है। कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अपनी कंट्री में, ये इंडिया है ना, अपनी कंट्री में वो ऑब्जेक्ट का प्राइस अपना कुछ रहेगा और वही दूसरी कंट्री में उसका प्राइस कुछ और रहेगा, है ना। क्या वो दोनों प्राइस सेम करेंसी के हिसाब से रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा। सपोज दैट कि कोई मोबाइल है, हम्म, पहले मोबाइल फ़ोन का डायग्राम ऐसे बनता था। ठीक है, तो एक मोबाइल फ़ोन, अब इस मोबाइल फ़ोन का हमारे मतलब भारत में क्या रेट है? लेट सपोज 5,000 रुपये। सेम मोबाइल दूसरी कंट्री, ये कौन है? यूएसए। इस देश में इसका अपना क्या प्राइस है? तो ये डॉलर में चल रहा होगा ना, तो यहाँ इसकी जो कीमत है डॉलर में है, और डॉलर में कितनी डॉलर है? तो लेट से ये जो है 2,000 डॉलर है। हमारे यहाँ पर 5,000 रुपये और वहाँ पर 2,000 डॉलर का। तो अगर अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम बराबर ही मान लेते हैं कि $1 का मतलब 1 रुपया, मान के चलते हैं ऐसा। अगर ऐसा है तो इन दैट केस हमारा जो रियल एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा? रियल एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? क्या होगा तो देखेंगे। हम अपने भारत के हिसाब से देख रहे हैं ना, तो भारत के हिसाब से ये मोबाइल, यूएसए वाला मोबाइल खरीदने के लिए मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा? 1 रुपया, 2,000 रुपये ना। तो अगर मैं 1 रुपये का हिसाब का बात करूं, क्योंकि हमारा तो 1 रुपया है, तो इस 1 रुपये का रियल एक्सचेंज रेट निकालने जा रहा हूं ना मैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है? 1 रुपये का $1। रियल एक्सचेंज रेट निकालने जा रहा हूं, तो 1 रुपये से, 1 रुपये के हिसाब से अगर मैं ये यूनिट खरीदूंगा कितना हो जाएगा? 2,000। और 5,000 के कंपैरिजन में देखना है फिर मुझे, तो आंसर आ गया 2.5। ये है रियल एक्सचेंज रेट। रियल एक्सचेंज रेट का इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे $1 लेना है तो मुझे 2.5 रुपया देना पड़ेगा। नॉमिनल एक्सचेंज रेट तो बराबर ही है, $1 का 1 रुपया, लेकिन गुड्स की अपनी वैल्यूएशन, जो गुड्स एंड सर्विसेज हम ट्रेड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके हिसाब से देख रहे हैं हम, तो हमें एक
$1 का 2.5 देना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट दूसरे देश में 2,000 का है वो हमारे देश में 5,000 का है, राइट। 2,000 और 5,000 में फ़र्क है। ये फ़र्क किस लिए? एक्सचेंज रेट की वजह से। अगर एक्सचेंज रेट में फ़र्क नहीं रहता, नॉमिनल रेट तो ठीक है, $1 का $1, अगर प्राइस जो है असल में ये $5 यहाँ, $5,000 यहाँ, ₹5 यहाँ, $5,000 यहाँ, ₹5,000 यहाँ, तो रियल एक्सचेंज रेट भी हमारा $1 का $1 ही कहलाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फर्क समझ में आ गया ना दोनों में? तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला बनता है रियल एक्सचेंज रेट का। पीछे जगह थी क्या? यहाँ देखो, यहीं लिख देता हूँ। रियल एक्सचेंज रेट का अपना जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई पहले डिवाइड किया ना, तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट यानी कि $1 डिवाइडेड बाय दूसरे, यानी कि दूसरे देश यानी यूएसए, है ना, उसे खरीदने के लिए कितना रुपये देना है? तो फॉरेन प्राइस कितना था? 2,000 था। तो फॉरेन प्राइस यानी $2,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम उसी प्रोडक्ट का हमारे देश में कितना है, तो डोमेस्टिक प्राइसेस। नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमें पता ही है, $1 का $1 के लिए $1, है ना ये। चलो अगर मैं उसे थोड़ा सा चेंज कर दूं, $1 $1 ना हो के $2 हो, तब क्या होगा? तब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे सीधे, है ना। उस केस में हमारा ये $5 हो जाएगा, यानी $1 खरीदने के लिए हमें $5 देना पड़ेगा। ऐसे ही 80 का हिसाब देखेंगे तो 80 का हिसाब देखेंगे तो 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? $200। तो ये रियल एक्सचेंज रेट है, यानी नॉमिनल अगर मेरा $1 का $80 है तो असल में वो $1 का $200 है। ये प्राइस, गुड्स का प्राइस इस तरह से रखा गया है। तो रियल और नॉमिनल में फर्क क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाएं अब। आगे लिखेंगे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट अब एक और नया रेट आ गया। एक तो नॉमिनल रेट पढ़ाई, रियल रेट भी पढ़ा, अब रियल इफेक्टिव रेट देखना है। तो रियल इफेक्टिव रेट यानी कि इसे हम कहते हैं REER, है ना, REER, इसे हाईलाइट कर लेना एग्जाम के लिए। तो REER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट
डिवाइड बाय प्राइस डिफ्लेटर। प्राइस डिफ्लेटर। इसे अपना हाईलाइट कर लेना फिर एग्जाम के लिए, ताकि ये ज़्यादा तकलीफदायक ना हो। तो इसके आगे अब अगली क्लास में करें।